संगत जी, अगर आप बाबा जी से सच में प्यार करते हैं तो इस घटना को शुरू से एंड तक देखिए। जी, ये घटना एक 13 साल की लड़की की है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लखनऊ बलरामपुर जा रही थी। चौथा देने वाली ये घटना है। संगत जी, विनती है इसको पूरा सुनिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। आइए चलो शुरू करते हैं। संगत जी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक पिता अपनी 12 से 13 साल की बेटी को अपने साथ लखनऊ ले जा रहा था। दोनों बाप बेटी लखनऊ जा रहे थे। तो दोस्तों, रास्ते में एक गांव पड़ता है बलरामपुर। अब जैसे ही बलरामपुर पड़ता है तो वह लड़की बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे यहीं पर उतारो, यह मेरा गांव है, मुझे इस गांव में जाना है, मैंने इस गांव में बहुत जिंदगी बिताई है। अब बाप बड़ा हैरान और परेशान जाता है कि आज तक ना ही तो हम इस बेटी को लेकर इस गांव में आए हैं और कोई भी ऐसी रिश्तेदारी हमारी इस गांव में नहीं है, तो ये इस गांव को अपना गांव क्यों बता रही है। दोस्तों, जब वो लड़की रो रही थी बैठी हुई गाड़ी के अंदर और जोर जोर से चिल्ला रही थी, तो कुछ गांव वाले इस आवाज को सुनते हैं। जैसे ही बाहर बैठे हुए होते हैं तभी गांव वाले उस गाड़ी को रुकवा लेते हैं और उस लड़की के पिता से कहते हैं कि क्या तुमने इस लड़की को किडनैप किया है? क्या तुम इस लड़की के साथ जबरदस्त कर रहे हो या इसे कहीं ले जा रहे हो? वह पिता हैरान और परेशान रहता है और अपनी बेटी को धमकाते हुए कहता है कि क्या इन लोगों पर तुम मुझे पिटवाओगे? बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन वह लड़की बार बार यह कहती है कि यह मेरा गांव है और मैं आज अपने गांव में पूरा गांव घूमूंगी। दोस्तों, ये कहानी क्या होती है? ये घटना क्या होती है? एक पिता अपनी ही बेटी को दूसरों के सामने यह कह रहा था कि यह मेरी बेटी है और लोग यह बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यह पूरा किस्सा क्या होता है? बड़ा ही खास किस्सा है और यह हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर गांव से, जहां पर एक कमल चौधरी नाम का व्यक्ति है। कमल चौधरी की एक बेटी होती है। बेटी दोस्तों इसकी जवान है। कमल चौधरी की बेटी जवान है और कमल चौधरी केवल उनकी बेटी ही होती है। उनकी बेटे को जन्म देते ही इस दुनिया से चली जाती है। अब कमल चौधरी का एक भाई होता है जिस पर वह अपनी जान छिड़का करता। कमल चौधरी का वह बड़ा भाई होता है और उस बड़े भाई की पत्नी होती है उसी घर में। और दोस्तों, कमल चौधरी अपने भाई से इतना प्यार किया करता कि शायद कोई किसी से इतना प्यार कर ही नहीं सकता है। लेकिन इस घर में एक समस्या बहुत बड़ी होती है। जो कमल चौधरी है वह कर्जे में डूबा हुआ है और जो गांव का अमीर और दबंग व्यक्ति है वह डेली कमल चौधरी से कर्जा वसूलने के लिए आया करता और कमल चौधरी इस बात से बहुत परेशान रहता है। कमल चौधरी खेतीबाड़ी करता है। वह दोस्तों एक जिम्मेदार है, किसान है और वह उसी किसानी से अपने पूरे परिवार का पेट भरता है। और जो कमल चौधरी के भाई की पत्नी है वह घर का ख्याल रखती है, सभी के लिए खाना बनाती है और उस कमल चौधरी की बेटी भी पूरे घर में काम कराती है। दोपहर के वक्त कमल चौधरी की बेटी अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है और दोस्तों बेटी का नाम पुष्पा होता है। अब जिंदगी चल रही थी। घर में कर्जे बहुत होते हैं लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। अब एक दिन कमल चौधरी खेतों में काम कर रहा था। काफी ऊंची जगह होती है खेत की एक तरफ, तो वहां पर वह फावड़े से खुदाई करता है और कुछ मिट्टी खेत के लिए प्रबंध करता है कि खेत में कुछ मिट्टी डालनी है। और दोस्तों, जैसे ही वह खुदाई करता है तो उसे एहसास होता है खुदाई में कि नीचे कुछ है। दोस्तों, वहां पर एक बहुत बड़ा मटका होता है। जो मटका पीतल का होता है उसमें सोने चांदी के सिक्के होते हैं। जब कमल चौधरी इस चीज को देखता है तो उस मिट्टी को तुरंत उस गड्ढे पर ढक देता है, क्योंकि अगर यह बात गांव में फैली तो गांव वाले इस सोने को भी ले जाएंगे। शायद कानून को यह बात पता चल जाएगी और यह सब कुछ लूट जाएगा। हमसे हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमारी जिंदगी बहुत खराब है। कमल चौधरी उस दिन जल्दी अपना काम छोड़ता है। जैसे ही घड़ा मिलता है उसे उसी तरह से दाब देता है और घर जाकर सारी बातें अपने भाई को बताता है कि भाई, मुझे ऐसे खेत में सोना और चांदी मिला है, खजाना मिला है, अब तू बता उसका क्या करना है। अब जो बड़ा भाई होता है वह दोस्तों कमल चौधरी के साथ आ जाता है।
रात के वक्त दोनों भाई उस घड़े को वहां से निकालते हैं और अपने घर ले जाते हैं। कमल चौधरी अपने मन में बड़ा ही खुश होता है कि अब मेरी बेटी जवान है। अब तक यह चिंता खाई जा रही थी कि घर में पैसे नहीं है, बेटी की शादी कैसे होगी, लेकिन अब घर में पैसे आ गए हैं। और दोस्तों, एक और बात आप लोगों को बता दें, जो कमल चौधरी का भाई होता है उसका केवल एक ही लड़का होता है और वह लड़का आवारा किस्म का था। वह किसी भी काम को ढंग से नहीं किया करता, हमेशा अपनी मनमर्जी इधर उधर गांव में घुमा करता, कोई भी वह काम नहीं करता है। अब उस सोने को देखकर जो कमल चौधरी का भाई होता है उसकी आंखें खुली रह जाती हैं कि भाई, इनके पास ये तो बहुत सोना आया है और अब इसमें से आधा आधा हिस्सा बट जाएगा। अब कमल चौधरी बड़ी राहत की सांस लेता है। चैन की नींद में कमल चौधरी सो जाता है। और दोस्तों, जो बड़ा भाई था उसे पूरी रात नींद नहीं आती है उस सोने को देखकर। हालांकि कमल चौधरी को भी चिंता थी कि कहीं यह सोना छुड़ ना जाए। अब इसके बाद दोस्तों, जो कमल चौधरी का भाई होता है उसकी जो पत्नी होती है वह उसके भाई के कान भरती है और कहती है कि तेरा एक बेटा है और यह सारा सोने में से आधा ले लेगा। तू एक काम कर, इस भाई को ही निपटा दे, यह पूरा सोना हमारा हो जाएगा और हम मौत से ही जिंदगी बिताएंगे। यह बात दोनों पति पत्नी करते हैं। और दोस्तों, 2 दिन के भीतर जो भाई होता है वह अपने छोटे भाई को अपने हाथों से मौत के घाट उतार देता है। अब जो घर में पुष्पा थी, जब घर में कुछ शोर सुनती है तो वह भी एकदम से खड़ी हो जाती है। और दोस्तों, फिर वह सोने की एक एक्टिंग करती है, क्योंकि यहां पर उसके पिता को जान से मार दिया गया था। अब वह उसके पिता की डेड बॉडी को उठाते हैं और उसी के खेतों में ले जाकर यहां पर कमल चौधरी के लिए कब्र खोदी जाती है और वहां पर कमल चौधरी को दफनाया जाता है। यह सब कुछ पुष्पा चुपके चुपके अपनी आंखों से देख रही थी। अपने ताऊ को और अपनी ताई को यह काम करते हुए पुष्पा की आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। और दोस्तों, पुष्पा जैसे ही अपने बाप को दफन होते हुए देख रही होती है तो वह चीख उठती है और रोने लगती है। जब वह रोती है तो थोड़ी सी आवाज उस ताऊ और ताई को सुन जाती है और यहां पर अब वह पुष्पा के भी हाथ पैर पकड़ लेते हैं। और दोस्तों, वहां पर पुष्पा को भी गर्दन घोंटकर मार दिया जाता है। जब पुष्पा भी मर जाती है तो दोनों बाप बेटियों को एक ही जगह दाब दिया जाता है। और दोस्तों, उस घड़े में से कुछ सोने की अंगूठियां निकली थीं, जिन्हें जो कमल चौधरी होता है वह अपने हाथों में पहने हुई थीं, और वह गठियां भी वह भाई नहीं निकालता है। दोनों बाप और बेटी को उस खड्डे के अंदर दफना दिया जाता है, खेत के अंदर। और दोस्तों, जिंदगी आगे चलने लगती है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी था। दोस्तों, 2010 में जो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर गांव होता है वहां पर एक लड़की का जन्म होता है। लड़की का जन्म होता है एक घर में, और उस घर में बड़ी खुशियां मनाई जाती हैं कि उनके घर में बेटी आई है और बेटी का नामकरण रखा जाता है। दोस्तों, उस लड़की का नाम आरोही रखा जाता है पंडित के जरिए। और आरोही उस घर में पैदा हो चुकी थी, लेकिन आरोही जब से पैदा हुई थी वह काफी विच रहा करती। नॉर्मल आम बच्चों की तरह वह घर में नहीं रहती है, हमेशा रोया करती, बहुत अजीब अजीब हरकतें किया करती। धीरे धीरे जैसे आरोही बड़ी हो रही थी तो वह सोते हुए एकदम उठा करती और कहती है कि मेरे पिता को मत मारो, मेरे पिता को छोड़ दो। मतलब इन बातों को सभी को वह कहती तो आरोही के जो पिता होते हैं वह कभी कभी परेशान हो जाते कि हमारी बेटी को हुआ क्या है, ये ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों, आरोही की जो मां होती है वह भी अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कोई भी आराम उनकी बेटी को नहीं लगता है। डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट कराया जाता है, लेकिन आराम कहां से लगे। आरोही, आपको पता है कौन है आरोही? वही लड़की है पुष्पा, जिसे उसके पिता के साथ मार दिया गया था। आरोही अपने पिछले जन्म की यादें उनके दिमाग में बैठी हुई होती हैं। यादें वह सताती हैं आरोही को, और आरोही बहुत बेचैन रहा करती है। वह कभी भी किसी से नाखुशी बात नहीं किया करती। और दोस्तों, आरोही पानी से बहुत डरा करती। जब भी उसके पास पानी आ जाया करता तो कहती कि पिताजी जी, मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा, मुझे सांस नहीं आएगा। क्योंकि उसके ताऊ और ताई ने आरोही को जब पिछले जन्म में दफनाया था तो वह पूरी तरह से मरी नहीं थी। दोस्तों, वो थोड़ी सी जीवित होती है। उसका दम जो निकलता है
वह मिट्टी के अंदर निकलता है, क्योंकि यह सारी बातें आरोही आगे जाकर खोलने वाली थी। लेकिन आरोही यही सब कुछ करती थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे पानी से डर लगता है, लेकिन वह यह नहीं बताती थी कि मैं पिछले जन्म में यह थी या वह थी। आरोही धीरे धीरे 13 साल की होती है। अब तक आरोही ने कुछ भी नहीं बताया था। और दोस्तों, जो आरोही के पिता होते हैं वे एक सरकारी नौकरी लगे हुए थे, तो उनका ट्रांसफर हो जाता है और ट्रांसफर उनका लखनऊ होता है। अब आरोही के पिता अपनी बेटी को लेकर लखनऊ जा रहे थे और रास्ते में दोस्तों एक बलरामपुर गांव पड़ता है। अब जैसे ही बलरामपुर गांव आता है तो आरोही जो 13 साल की थी वह जोर जोर से चीखने लगती है और कहती है कि यह हमारा गांव है, इस गांव में मैं हूं, इस गांव में मैं रहूंगी। पापा, हमारा गांव निकल गया, आप कहां आगे जा रहे हो? तभी गांव के लोग देख लेते हैं एक लड़की जो रो रही है, तो गांव वालों को शक होता है कि कहीं यह व्यक्ति इस लड़की को किडनैप करके तो नहीं लाया है। दोस्तों, यह 2010 की बात होती है। गांव वाले उस गाड़ी का पीछा करते हैं और उस गाड़ी को रोककर दोबारा गांव में ले आते हैं। आरोही के पिता को गाड़ी से उतारा जाता है और कहते हैं कि भाई, तुम ऐसा इस लड़की के साथ क्यों कर रहे हो? तभी वह पिता कहता है कि आरोही बेटा, इन्हें बताओ मैं तुम्हारा पिता हूं। ये लोग कुछ और ही समझ रहे हैं। तो आरोही एक पल के लिए भी यह नहीं कहती है कि आप मेरे पिता हो। आरोही कहती है कि इस गांव में मेरे पिता दफन है, ये गांव मेरा है। तो गांव वालों का शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कि भाई ये व्यक्ति तो सच में इस लड़की को किडनैप करके ले जा रहा है। ये तो कह रही है कि मेरा पिता इस गांव में दफन है। लेकिन तभी उस पिता की आंखें भर आती हैं और वह कहता है कि आरोही, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? अब तक तुम अजीब हरकतें कर रही थी, लेकिन अब तो तुम अजीब तरह की बातें भी कर रही हो। तभी आरोही सभी गांव वालों के सामने कहती है कि अरे ये मेरे पिता हैं। और आरोही कहती है कि आप लोगों को तो मैं याद नहीं होंगी, लेकिन मैं पुष्पा हूं। क्या किसी ने जानने की कोशिश की कि पुष्पा आज कहां गई है? गांव वाले जो कुछ पुराने लोग थे वह जानते थे, लेकिन नई जो पीढ़ी आ चुकी थी दोस्तों, वह नहीं पहचान पाती है। तभी आरोही अपने पिता से कहती हैं कि पिताजी, इस गांव में कमल चौधरी नाम का व्यक्ति था, क्या आप उनका पता इनसे पूछ सकते हैं? तभी वह कहता है कि यहां पर या कोई कमल चौधरी रहता है। तो आरोही को वह पता बता देते हैं और आरोही कहती है कि पिताजी, आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने यह नाम पूछा है, क्योंकि यह मेरे उसी पिता का नाम है जो इस गांव में दफन है। दोस्तों, पूरे गांव का जुलूस सा इकट्ठा हो जाता है। सभी लोग आरोही के पीछे पीछे चलने लगते हैं और आरोही अपने घर पहुंच जाती है। आरोही जब उन गलियों को देखती है तो कभी उन गलियों में आरोही घुमा करती, पानी भरा करती सर से, लेकिन अब वहां पर बहुत सारी चीजें बदल चुकी थीं। आरोही जब अपने घर पहुंचती है तो वहां पर देखती है जो उसका ताऊ है वह काफी ज्यादा बुजुर्ग तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके बड़े ऐसो आराम है। उसके घर में हर चीज की सहूलियत है और काफी वह अमीर हो चुका है। आरोही के पीछे जो डाम वाले इकट्ठा थे वह सभी से ताली बजाकर सभी को अपनी तरफ करती है। एक 13 साल की बच्ची सभी से कहती है कि क्या आप लोगों ने इस इंसान से यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाई की बेटी कहां पर गई है? इसने आज तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो गांव के कुछ लोग कहते हैं कि इसने कहा कि वह गांव छोड़कर शहर जा चुका है, हमें कुछ ऐसा काम शहर में मिला है। तो आरोही बड़ी मुस्कुराती है और कहती है कि आज तक वह वापस लौटकर नहीं आए। बाप और बेटी तो यहां पर गांव वाले कहते हैं कि हम किसी के घर के मामले में कैसे कुछ बोल सकते हैं। बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो और क्या करना चाहती हो? आरोही कहती है कि तुम लोगों ने यह भी नहीं पूछा कि इसके पास इतना पैसा कहां से आया। जो व्यक्ति एक दबंग व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति के पैसे भरा करते, दोनों भाई, आज वह इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? तो सभी गांव वालों की गर्दन नीची हो जाती है, क्योंकि सभी गांव वाले कहते हैं कि हमें तो इसने यह बताया है कि मेरा छोटा भाई और उसकी बेटी शहर जाकर रहने लगे हैं। वहां पर उन्हें एक बहुत अच्छा सा काम मिला है और वह अब इस गांव में आना भी नहीं चाहते हैं, इसके अत्याचार से जो उनसे पैसे लिया करता ब्याज के। अब यहां पर आरोही अपने ताऊ के सामने खड़ी होती है और कहती है कि ताऊ जी, आप तो बड़े मौज ले रहे हो। ताऊ जी के बेटे की बहू भी आ चुकी थी
और उनके बच्चे भी होश हो चुके थे। दोस्तों, 2 बच्चे 2 लड़के होते हैं। ताऊ के 2 पोते होते हैं। अब यहां पर ताऊ जो है वो एकदम से हैरान और ऐसे खड़ा हो जाता है कि तुम कौन हो और ऐसी बातें क्यों कर रही हो? पूरे गांव को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हो? तुम होती कौन हो? और छोटी सी लड़की हो, 13 साल की हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। तभी आरोही कहती है कि ताऊ जी, मैं वही पुष्पा हूं जिसके लिए तुमने सोने के माठ के लिए हम सभी को मार दिया था। एक सोने के मटके के लिए मेरे पिता और मुझको तुमने जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। उस ताऊ के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह अपने घर के अंदर भागने लगता है। तभी आरोही उस ताऊ का हाथ पकड़ती है और कहती है कि सोना तो खत्म हो गया होगा, लेकिन क्या भाई और उसकी बेटी कभी आए? कभी तुम्हें उनकी याद आई? तो वह कहता है कि तुम ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी हो सकता है कि तुम ऐसे हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी हो सकता है कि तुम्हें क्या पता? तुम तो कह रहे थे कि हम शहर गए हुए हैं, तो मैं मर के वापस कैसे आ सकती हूं? दोस्तों, इस बात को सुनकर पूरा गांव वाला अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। सभी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी वहां पर गांव वाले पुलिस को बुला लेते हैं। अब पुलिस जब वहां पर आ जाती है तो यह मामला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पुलिस कभी तो आरोही से कहती है कि बेटा तू क्या जानती है? तो वह कहती है कि यही कातिल है, इसी ने मुझे और मेरे पिता को मारा है। तो यहां पर पुलिस कहती है कि हम कैसे मान लें कि भाई यह तुम्हारा कातिल है? तो आरोही बड़ी टेंशन में आती है कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि इन्हीं ने मेरा कत्ल किया है, इन्हीं ने मेरा खून किया है। तो दोस्तों, उसके बाद आरोही कहती है कि तुम मेरी तो नहीं मानोगे, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दूं तो उन बातों को तो तुम जरूर मानोगे। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हां, कानून हमेशा सबूत मानता है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो हम तुम्हारे ऊपर इस केस के ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, आरोही गांव के कुछ लोगों को लेकर और पुलिस को लेकर उस खेत में पहुंचती है जहां पर आरोही और उसके पिता को दफन किया गया था। आरोही पहले कब्र खोदने से पहले कहती है, उस जमीन को खोदने से पहले पुलिस वालों से कहती है कि देखो, आप लोग यह बात कहेंगे, मेरे पिता के हाथ में 3 गठियां हैं, अंगूठियां हैं जो उन्होंने अपने हाथ में बाएं हाथ में पहनी हुई हैं। वह अंगूठियां निकलेंगी क्योंकि मेरे पिता का अब कंकाल बचा होगा। दोस्तों, इतनी समझदारी की बातें वह लड़की कर रही थी। तभी पुलिस वाले वहां पर खुदाई शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आरोही ने बताया था, तो वहां पर अब एहसास हो जाता है कि कुछ चीज वहां पर है, क्योंकि थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है दोस्तों, क्योंकि काफी दिन बाद आरोही आई थी। 13 से 14 साल बाद अब वहां पर खुदाई चल रही थी और खुदाई चलने के बाद वहां से अब एक कंकाल दूसरे कंकाल के ऊपर पड़ा हुआ मिलता है और आरोही इसी तरह अपनी मौत को बताती है। पुलिस वालों से कहती है कि पहले मेरे पिता को दफना रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरे पिता को इन लोगों ने जमीन के अंदर डाला तो एकदम से चीख निकल जाती है और इन लोगों को पता चल जाता है कि मैं भी यहां पर हूं और तुरंत मुझे भी गर्दन घोंट कर मारा जाता है। लेकिन उस वक्त मैं मर नहीं पाती हूं। मैं उस वक्त बेहोशी की हालत में चली जाती हूं, लेकिन मेरे अंदर जान होती है। आपको एहसास नहीं होगा जब मुझे इसके अंदर डाला और मेरे ऊपर मिट्टी आई। वो क्षण मेरे लिए कितने कठिन थे। आज भी मैं रात को सोती नहीं हूं। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, मेरे ऊपर कुछ चीज आ रही है, मेरा दम घुट रहा है। आप लोगों को क्या पता? आरोही का जो नया पिता है वह कहता है कि हां, ये रात रात भर सोती नहीं है, उठकर बैठ जाती है। इसका जी सर घुटने लगता है, जी घबराने लगता है। पूरा गांव ये बातें अपनी आंखों से देख रहा था। दोस्तों, पुलिस वहां पर तुरंत जो आरोही और पुष्पा का ताऊजी था उसे अरेस्ट कर लेती है और साथ में ताई जी को भी अरेस्ट कर लेती है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन अब तक उस ताऊ जी ने सारा सोना खर्च कर दिया था। केवल ताऊ जी के पास 8 से 9 सिक्के सोने के मिलते हैं, जो शायद उसने यादगार के लिए अपने पास रख रखे थे। और दोस्तों, उस ताऊ जी के पास काफी गाड़ी और बंगला, बहुत अच्छा उसका घर रहता है। उसमें से कुछ संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेती है, क्योंकि ताऊ जी ने उसके बाद कई जमीन खरीदी थी, कई कीड़े खरीदे थे। और जब वह जमीन खरीदता तो सभी से यह कहता कि मेरा छोटा भाई शहर में बहुत अच्छा कमा रहा है और वह मेरे पास पैसे भेजता है हर महीने, और उन पैसों को मैं यहां पर जमीन खरीद कर गिर रहा हूं। पूरे गांव वालों की आंखों में एक व्यक्ति ने धूल झोंक दी थी,
और अपनी जिंदगी बड़ी मजे से बिता रहा था। लेकिन ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है ना, तो उस लाठी में आवाज नहीं होती। आरोही दोबारा जन्म लेती है, पुष्पा दोबारा जन्म लेती है। संगत जी, पुष्पा दोबारा जन्म लेती है आरोही के रूप में और अपने कातिलों को सजा दिलाकर रहती है। दोस्तों, कानून हालांकि पुनर्जन्म को नहीं मानता, लेकिन आरोही ने जो सबूत दिए थे, और यहां पर जब डीएनए टेस्ट होता है तो दोस्तों वो आरोही का ही कंकाल होता है और उसके पिता का ही होता है। और पूरा गांव एकदम से हैरान और परेशान रह जाता है। आरोही अपने उस ताऊ के लड़के से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखती है, क्योंकि इन सब चीजों में ताऊ के लड़के की कोई भी गलती नहीं होती है। और दोस्तों, ताऊ ताई सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। आरोही आज अपनी जिंदगी बहुत बेहतर बिता रही है। आज वह जवान हो चुकी है और उसे आज भी अपने बबीते जन्म की यादें बहुत सताया करती हैं, क्योंकि आरोही अपने पिता कमल चौधरी से बहुत प्यार किया करती। आज भी उसे अपने पिता की याद सताती है और उसने अपने पिता को इंसाफ दिलाया, अपने आप को भी इंसाफ दिलाया। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों, कितने लोगों को लगता है कि पुनर्जन्म होता है और कितने लोगों को नहीं लगता कि पुनर्जन्म ही होता? जैसी भी संगत जी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आप